स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत अगर किसी एक मुल्क पे, एक किसी राष्ट्र पे फिट बैठती है तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि वो भारत के खिलाफ या और देशों के खिलाफ टेररिज्म फैलाने वाले लोगों को संरक्षण देगा और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये अप्रोच जो पाकिस्तान का है ये उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे दिखने लगा है, यानी उसके आर्थिक विकास पे दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि 2018 में FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करती है, उसने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। उसकी वजह से कई और आर्थिक समस्याएं पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही हैं। और हाल ही में FATF की एक टीम गई है, बिना हल्ला मचाए पाकिस्तान में ऑन साइट विजिट करी है, यह रिपोर्ट बता रही है, ताकि वो ये चेक कर सके कि पाकिस्तान को जो जो चीजें करनी थी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, क्या उसने वो सारी चीजें करी हैं कि नहीं करी हैं, क्योंकि तभी उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। तो FATF क्या है, ये टीम ने क्या किया वहां जाकर, और पाकिस्तान पे जब से ग्रे लिस्ट में डाला है FATF की, उसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम पाकिस्तान में जो FATF की टीम गई है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए और अपने जो भी सवाल हैं वो तो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस सेशन का PDF भी इसी ग्रुप पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हाई लेवल टीम ऑफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF quietly concluded 5-day visit to Pakistan, during which it held meetings with relevant authorities and verified steps taken by the country to fulfill the condition to exit grey list. FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिज्म को जो लोग फाइनेंस करते हैं उसको रोकने का प्रयास करती है। और क्योंकि इसमें पाकिस्तान कल्प्रिट पाया गया था तो उस वजह से उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसमें बहुत सारे देश हैं। लेकिन 2018 के बाद उनको अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। उनने एक 30 पॉइंट का एजेंडा प्रेजेंट किया था FATF के सामने कि हम ये सारे कदम उठाएंगे जिसकी वजह से हम टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास सफल हुए हैं, विफल हुए हैं, ये चेक करने के लिए, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता पाकिस्तान पे, तो यह चेक करने के लिए FATF की एक टीम, 15 सदस्यों की एक टीम पाकिस्तान गई थी और वो वेरीफाई करी है। उसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पे अक्टूबर में FATF की एक मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि भैया इनको ग्रे लिस्ट से निकालें या ना निकालें, कि इनको और करने की जरूरत है। और इसमें भारत एक इंटरेस्टेड पार्टी है, क्योंकि भारत FATF का एक सदस्य है और भारत पाकिस्तानी टेररिज्म का एक जीता जागता सबूत है। 26/11 ले लो, पुलवामा ले लो, हम भुक्तभोगी हैं पाकिस्तान की हरकतों के। तो हमें यह देखना है कि उनको जल्दी से ना छोड़ा जाए। इससे अगर मैं आगे बढ़ूं, फाइंडिंग ऑफ 15 मेंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम वुड बी डिस्कस्ड एंड रिव्यूड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ FATF शेड्यूल्ड इन पेरिस अक्टूबर। यानी अक्टूबर में ये जो टीम गई है, इसने जो पाया उस पर डिस्कशन होगा और फिर निर्णय होगा कि भैया इनको छोड़ना है कि अभी इसी लिस्ट में बनाए रखना है। तो अब देखें हम, पाकिस्तान हैज बीन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ पेरिस बेस्ड FATF since
जून 2018 फॉर फेलिंग टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग लीडिंग टू टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? पैसे का हेरफेर, और पैसे के हेरफेर से ये आतंकवादियों को पैसा मिलता है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में। उसमें ये सम्मिलित पाए गए थे, तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2018 से इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया ताकि इनको इन्वेस्टमेंट लाने में तकलीफ हो, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था पे सैंक्शन लगे और इनको पता चले कि भैया कर्मों का नतीजा इसी जीवन में भोग कर जाना है, तो आप बच नहीं सकते। और 2019 अक्टूबर में जब इनका रिव्यू हुआ तो यह पाया गया कि पाकिस्तान ने वो कदम नहीं उठाए थे जो जरूरत थी उसको उठाने की कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, क्योंकि भैया आदत से मजबूर, क्या करूं वो बेबी मैं हूं, आदत से मजबूर, ये है पाकिस्तान का हाल। तो ये स्थिति हुई। अब सिंस द कंट्री कंटिन्यूज टू बी ऑन द लिस्ट ड्यू टू फेलियर टू कंप्लाई विद FATF मैंडेट, वो 2019 के बाद भी उसी लिस्ट पे है क्योंकि हरकतें सुधर नहीं रही। तो आज अभी समझ लेते हैं FATF क्या होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि भैया ये FATF क्या है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको ग्रे लिस्ट में डाला, ये है क्या? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक अंतरराष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी, 1989 में। G7 की एक समिट हो रही थी। G7 कंट्रीज कौन था? विकसित राष्ट्र हैं G7। उसकी एक समिट पेरिस में हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग भी होती है। तो उन्होंने FATF बनाया और उस FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है। ये एक नीति निर्धारण की बॉडी है जो नीतियां बनाती है जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। ठीक है, साथ ही साथ इसका काम यह है कि एक पॉलिटिकल विल लानी है, देशों में एक राजनीतिक चेतना जगानी है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। क्या करके? कानून बना के और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाके, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, पैसे के लिए हेरफेर को रोका जा सके। अब FATF ने यह भी बोला है कि भैया जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इन पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी, क्योंकि बिटकॉइन अनोनिमस होता है, किसी सरकार ने तो जारी करी नहीं क्रिप्टो करेंसी। भारत सरकार अब जारी कर रही है RBI के द्वारा, लेकिन जो बिटकॉइन है वो किसी राज्य ने तो जारी नहीं करी, तो उसका उपयोग भी तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। तो FATF ने यह भी बोला है कि अब वर्चुअल करेंसीज को भी हम मॉनिटर करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। इसका सेक्रेटेरिएट यानी हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। अब अगली चीज यह है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला क्या है कि इसमें एक स्टैंडर्ड्स बनाता है ताकि क्या हो सके। सबसे पहली चीज क्या है? हर देश लीगली, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल तरीके से काम करे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, यानी कानून बनाए, ऐसे व्यवस्था बनाए, ऐसे सिस्टम बनाए जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे के हेरफेर को रोका जा सके। दूसरा काम क्या है FATF का? दूसरा काम है FATF वर्क्स टू आइडेंटिफाई नेशनल लेवल वर्नेबिलिटीज विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मिसयूज। यानी हर देश में क्या वित्तीय कमियां हैं जिनका इस्तेमाल करके पैसे का हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, उसको लूप होल्स को प्लग किया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को प्रोटेक्ट करा जा सके, ताकि उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस करने में ना इस्तेमाल कर सके। यह इसका उद्देश्य है। आगे अगर हम जाएं, क्या भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है? तो 2006 में भारत इसका ऑब्जर्वर बना था, सदस्य नहीं बना था। लेकिन 2010 25 जून 2010 में भारत ने इसका 34th सदस्य बना, यानी 34वां सदस्य बन गया है भारत 2010 में FATF का। तो हमें FATF का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी लाइन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल, वो टेरर फाइनेंसिंग का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता ही रहता है। आगे अगर हम बढ़े, FATF ऑन टेरर फाइनेंसिंग,
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रोल इन कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग बिकम्स प्रोमिनेंट आफ्टर 9/11 टेरर। जो भैया उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया था, उसके बाद अमेरिका जागा। हम तो झेल ही रहे थे काफी दिनों से, लेकिन अमेरिका को याद आई कब? जब उनके घर में अटैक हुआ। तब उन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत समस्या की चीज है, तो हमें इसको रोकना है। तो 2001 के बाद FATF का इस्तेमाल किया गया और 2001 में FATF का मैंडेट यानी जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया। उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी जोड़ दिया गया कि FATF टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकेगा। ठीक है, ताकि टेररिस्ट को जो वित्तीय मदद मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वो ना मिले। अब FATF की दो लिस्ट है, एक होती है काली लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 2019 और आज भी सिर्फ दो कंट्रीज हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है ईरान। और ग्रे लिस्ट में बहुत सारे देश हैं। ग्रे लिस्ट में बहामास है, बोत्सवाना है, कंबोडिया है, इथोपिया है, घाना है, पाकिस्तान है, पनामा है, श्रीलंका है, सीरिया है, त्रिनाद एंड टोबैगो है, ट्यूनीशिया और येमेन है। ये सारे दो देश ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान जिससे हमें सरदर्द है वो भी इस लिस्ट में। अब काली लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है? काली लिस्ट में वो देशों को डाला जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्री होते हैं, जो FATF के साथ कोई भी तरीके का समझौता कर नहीं चल रहे हैं, उनकी बात सुनने को ही नहीं तैयार है। These countries support terror funding and money laundering activities। ये देशों को माना जाता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ठीक है, और FATF हर साल रेगुलरली देशों को जोड़ता है, डिलीट करता है काली लिस्ट और ग्रे लिस्ट। इस समय दो दे हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ग्रे लिस्ट क्या है भाई? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवंस फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इनटू FATF ग्रे लिस्ट। यानी जिन देशों को माना जाता है कि वो आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है, यहां वहां आतंकवादी आराम से बैठकर अपने काम कर सकते हैं। भाई ओसामा बिन लादेन भी तो पाकिस्तान में पकड़ा गया था। तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू कंट्री दैट में एंटर ब्लैक लिस्ट, कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो तुमको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था और खराब हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि भैया FATF और पाकिस्तान का बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। 2018 में तो डाला गया था, लेकिन इसके पहले भी डाला गया था। इसके पहले 2012 और 15 के बीच में भी वो सेम कैटेगरी में था। 12 से 15 में डाला, थोड़ा सुधार किया और फिर हरकतें चालू। तो 2018 में फिर डाल दिया गया पुलवामा अटैक के बाद। ठीक है, तो यह था कि FATF एक्शन प्लान को इन्हें सितंबर में वो नहीं किया। नाउ पाकिस्तान's inclusion in the grey list can be attributed to the fact that country's anti-terror law are still not in line with FATF standard। यानी FATF ने जो स्टैंडर्ड्स घोषित किए हैं कि आपके एंटी टेरर लॉज कितने मजबूत होने चाहिए, पाकिस्तान के उतने हैं नहीं। क्यों करेंगे भैया, वो उनको तो सपोर्ट मिलता है उन लोगों से, तो उन्होंने उतने मजबूत नहीं किए हैं। ऑल्सो with the least UN resolution, with the latest UN resolution that pitches criminalization of terrorist financing, यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसने कहा है कि कोई भी देश अगर आतंकवादी गतिविधियों को पैसा देते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर क्रिमिनल एक्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए। तो इन दोनों कारणों की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब what Pakistan has mostly done in the past is to detain मसूद अजहर, जो भारत पर अटैक कराते हैं, जो पुलवामा अटैक के पीछे थे, हाफिज सईद जो 26/11 के पीछे थे, मुंबई अटैक्स के पीछे थे, उनको बस पकड़ लिया, हाउस अरेस्ट में डाल दिया, ये बोल के कि देखो हमने तो एक्शन ले लिया है। इतना ही किया उनने, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी उनने। FATF ने क्या मांगा था? FATF ने कहा था कि भाई उनके फंड को फ्रीज कर दो, उनके फंड, उनके पैसा रोको, उनको उनके जो हथियार मिल रहा है वो रोको, उन पे ट्रैवल बैन लगाओ। ये सब किया नहीं। ओके, अब दुनिया को तो दिखाना है कि भैया हम कुछ तो कर रहे हैं।
तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने क्या किया, कुछ अरेस्ट कर लिए, कुछ लश्कर तैयबा के जैसे मोहम्मद के, जमातुद्दावा के कुछ लोगों को पकड़ लिया और कहा देखो तो हमने तो एक्शन लिया है। और किस एक्ट के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अंदर, नॉट एंटी टेररिज्म, यानी उनको आतंकवादी माने बिना अरेस्ट कर लिया कि भाई हम इनको इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में हम गिरफ्तार कर रख रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, एंटी टेरर लॉ नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे भाई? एफएटीएफ ने बोला लगाना चाहिए आपको, क्यों नहीं लगाया? तो इस वजह से 2018 में डाला और 19 में जब रिव्यू किया तो पता चला ये सभी कर नहीं रहे, तो उनको कह दिया कि भैया हम आपको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे। अब टाइमलाइन देख रखते हैं। 2008 में, बहुत पुराना किस्सा है, पाकिस्तान इज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क नॉन कोऑपरेटिव इन अडॉप्टिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी फाइनेंसिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग लॉ। तो इनको 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया, ठीक है। 2009 में इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों के भी दोष है। 2012 में फिर से इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया, 2013 में भी जारी रखा गया, 2014 में भी इनको उसी में रखा गया, 2015 में इनको फिर से ग्रे लिस्ट के बाहर कर दिया गया। कुछ कदम उठा लिए तो बाहर कर दिया। फिर 2018 में इनको फिर डाल दिया गया, 2019 में भी रखा गया, 2021 में भी रखा गया, 2021 में भी रखा गया। अब 2022 में फिर से जाकर रिव्यू हुआ। अब देखते हैं अक्टूबर में क्या होता है। अब कोई देश जब एफएटीएफ लिस्ट में जाता है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है? उस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, यानी उसको आईएमएफ से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, उसको लोन लेना मुश्किल हो जाता है अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से और दूसरे देशों से। उससे लोग कम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने लगते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी प्रॉब्लम होती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका बाइकॉट होता है कि भैया यू आर द ब्लैक शीप, हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आप दूसरे देशों को परेशान करते हो। तो डायरेक्ट और इमीडिएट क्या असर पड़ता है? डायरेक्ट इमीडिएट असर क्या पड़ता है कि भैया आपका जो अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन करेंसी इनफ्लोज कम हो जाते हैं, तो आपका चालू खाता घाटा बढ़ जाता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है क्योंकि आपसे कोई व्यापार नहीं करने को तैयार। दूसरा, जो वित्तीय संस्थान है अंतरराष्ट्रीय वो आपको लोन देने से कतराते हैं। तीसरा, एफएटीएफ फ्राइडे डिसीजन, यानी मेक इट हार्डर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कंपनीज टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, यानी एफएटीएफ अगर आपको ग्रे लिस्ट में डालता है जैसे पाकिस्तान को डाला है, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी वहां जाकर कोई बिजनेस करने में कतराती हैं क्योंकि डिफिकल्टी आती है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपको फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर माइट टेक अ हिट, यानी आपके बैंकिंग क्षेत्र को भी नुकसान होगा। ये सारी चीजें होती हैं। और 2019 में जब रिव्यू हुआ पाकिस्तान का कि भैया आपने कितना किया है, आपको हटाया जा कि ना हटाया जा, तो उनको पाया गया कि भैया उनने कदम नहीं उठाए हैं जिसकी जरूरत थी। तो यह बोला गया कि ज्यादा एक्शन की जरूरत है। वही एक्शन देखने के लिए इस बार टीम गई थी। इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान को बोला गया कि आप क्या करना है, आपको कंप्लीट द वन पेंडिंग आइटम टेकिंग स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेररिस्ट आउटफिट आउट ऑफ 27 लिस्टेड इन द ओल्ड एक्शन प्लान, यानी आपको सबसे पहले जो आतंकवादी लोग हैं या आतंकवादी गुट हैं, संस्थाएं, उन पे एक्शन लीजिए जो आपने नहीं लिया है। जो आपने एक्शन प्लान हमें एफएटीएफ ने बोला कि हमको दिया था, उसकी जगह एक नया एक्शन प्लान दीजिए। तो उन्होंने 30 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया है जिसमें हमें बताइए कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई ली है, यह बताइए। तो यह बोला 2018 से सोचिए 22 आ गया, 4 साल है, पाकिस्तान ने अपना रिवाज चेंज नहीं किया है। थोड़ा बहुत एक्शन ले लिया, काडर को अरेस्ट कर लिया, एंटी टेरर लॉ में भी नहीं किया। तो एफएटीएफ ने कहा भाई इतनी जल्दी अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आप बताइए कि आपने क्या किया। अब आगे जाने से पहले एक बार बता दूं आपको, फाउंडेशन बैच 5 जो हमारा है, जो आखिरी इवनिंग बैच है हमारा 2023 यूपीएससी एग्जामिनेशन का,
जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, 0 स्तर से पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी इसके अंदर, इवनिंग लाइव क्लासेस होंगी, तो देर मत करिए। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हैं। इसमें पूरा सिलेबस कराया जाएगा, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी और इसमें कई चीजें मिल रही हैं आपको, जैसे लाइव क्लासेस बता दिया, लाइव के बाद वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी, तो चिंता मत करिए कि अगर लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड नहीं है। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, एक मेंटर दिया जाएगा जो आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों डाउट, पढ़ाई से जुड़े हुए पढ़ाई से नहीं जुड़े हुए सारे डाउट सॉल्व करेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको इस बैच के अंदर मिल रही हैं, तो देर मत करिए। ये बैच की कीमत इस समय 24,499 की है। अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं KP लाइव, तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। तो देर मत करिए, 14 सितंबर डेट है, 6 बजे से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ, फाउंडेशन बैच 5। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब है द पॉजिटिव आउटकम। अगर जो टीम गई है, अगर उसका पॉजिटिव आउटकम होगा तो उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इस समय हम सबको पता है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। वो IMF के दरवाजे पे पहुंच गए हैं, IMF ने उनको कुछ लोन भी देने को कहा है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है, उनको निवेश की जरूरत है, उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। तो अगर एक्शन नहीं लिया तो फाइनेंशियल हेल्प उनको नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि FATF टीम ने क्या फाइंड किया है। तो पॉजिटिव आउटकम ऑफ ऑन साइट टीम फाइंडिंग्स वुड अलाउ पाकिस्तान टू फाइनली क्लीन ओवर डिफिशियंसी एंड finally come over clean on deficiency in the system of money laundering and terror financing। ये टीम कब गई पाकिस्तान? 29 अगस्त से सितंबर 2 के बीच में। अब जो FATF की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी है, उसने 7 मिलियन रुपए, 7 मिलियन यानी 70 लाख रुपए दिए थे इस टीम को, वहां जाके रहने के, खाने के, और ये चेक करने की भैया पाकिस्तान कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बस हवा में बातें कर रहा है। तो इसके लिए 70 लाख रुपए दिए थे। द विजिट वॉज kept under wrap, but sources said FATF delegation held meetings with relevant authorities and verified steps taken by Pakistan to fulfill the conditions of international financial watchdog on money laundering and terror financing। यानी ये ज्यादा बताया नहीं गया था किसी को, चुपचाप से गए थे वहां, उन लोगों से मिले और ये जानने की कोशिश करी कि भैया जो इन लोगों को कहा गया था क्या इन लोगों ने किया है कि नहीं किया है, और ये अपनी रिपोर्ट जाकर FATF में देंगे और अक्टूबर महीने में फैसला लिया जाएगा कि भैया पाकिस्तान ने कुछ किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो इनको ग्रे लिस्ट में रखो, और यहां इंडिया का इंटरेस्ट है, बिकॉज इंडिया भुक्तभोगी है इनकी हरकतों का। तो ये देखना हमें है कि इस टीम ने क्या पाया है। अब आगे अगर हम जाते हैं, FATF इन जून कंक्लूडेड, यानी इस जून में कंक्लूड किया, पाकिस्तान कंपाइल्ड विद 34 पॉइंट प्लान एक्शन। 34 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बनाया था पाकिस्तान ने, 34 पॉइंट का, एंड अग्रीड टू सेंड इट्स टीम फॉर वेरिफिकेशन। यानी जो पाकिस्तान ने 34 पॉइंट दिए थे कि हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे, इसको चेक करने के लिए FATF गई थी कि भैया कितना किया है। अब इट वाज, पहले इनको 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया गया था कि 27 पॉइंटों पे काम करो, फिर उसको 34 कर दिया गया, यानी 7 पॉइंट और बढ़ा दिए गए। मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन पाकिस्तान's effort to exit grey list was persecution of certain UN Security Council designated individual accused of terror financing। यानी बड़े दिनों से प्रयास कर रहा है पाकिस्तान की वो बाहर निकले, लेकिन वो निकल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उनको बोला गया था कि आप एक्शन लीजिए आतंकवादियों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो लोग आतंकवादियों को फाइनेंस करते हैं। क्योंकि FATF ने ये नहीं पाया कि उनने कुछ किया था, तो उनको जून में नहीं हटाया ग्रे लिस्ट से, और अभी रिव्यू के बाद देखते हैं क्या होगा। आगे अगर हम बढ़े, जस्ट डेज बिफोर जून प्लीनरी, यानी जून में जो FATF की मीटिंग हुई थी, तो उसके जस्ट पहले जो बर्निल में हुई थी,
पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म कोर्ट कन्विक्टेड साजिद मीर, one of the most wanted terrorist and the main handler of 2811 Mumbai attacks in terror financing case. जब उनको लगा यार कुछ नहीं चल रहा है तो चलो एक आदमी को कन्विक्ट कर दो, तो साजिद मीर को कन्विक्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद FATF ने यह नहीं पाया कि उनके एक्शंस अप टू द पॉइंट थे, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पे मार पड़े, ताकि उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाए। तो यह हुआ। अब द मूव कन्विंस्ड द FATF मेंबर टू एक्नॉलेज पाकिस्तान प्रोग्रेस। FATF ने बोला हाँ ठीक है, थोड़ा आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन और करने की जरूरत है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस है कि FATF की जो टीम आई थी वो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज होगी, हमने एक्शन लिया है। तो अभी FATF की टीम का असेसमेंट बताएगा कि भैया 34 पॉइंट का एजेंडा जो दिया गया था उस पर क्या क्या किया पाकिस्तान ने। आगे अगर हम जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स इज बिलीव टू हैव प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग ऑन साइट विजिट फॉर पाकिस्तान एज इट एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन with countries' measures to curb terror financing, particularly prosecuting certain individual. यहां अमेरिका का रोल आ जाता है, क्योंकि अमेरिका ने ही ये टीम को आराम से जाने की जो पूरा सिचुएशन था वो अमेरिका ने संभाला। और क्यों? क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि पाकिस्तान ने कदम उठाए, लेकिन यही इंडिया डिसएग्री करता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखता है, हमारे इंटरेस्ट नहीं देखता है। हमारे यहां लोग मरते हैं, इंडिया पे कांस्टेंट अटैक किए जाते हैं, हमारे एकदम नेबर में, अमेरिका के तो नेबर में नहीं है, तो अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट देख रहा है। तो ये एक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया को FATF में अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा जब ये चीज आती है FATF में, अक्टूबर में जब प्लीनरी सेशन होता है। तो ये सिचुएशन। अब द एग्जिट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट विल रिस्टोर पाकिस्तान इमेज एंड गिव कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर फॉर डूइंग वेंचर्स इन द कंट्री. The grey listing makes it hard for the country to do financial transactions and raise cost of doing business. यानी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा रहेगा तो वहां आर्थिक समस्या बढ़ेगी, वहां लोग निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि निवेश करना महंगा है हो जाएगा, क्योंकि इतने सैंक्शन लग जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यह देखना चाहिए कि थोड़े बहुत एक्शन लेने की वजह से, जो पहले से पाकिस्तान करता है, जब भी कोई मीटिंग हो रही है इसको गिरफ्तार कर लो, उसको ये कर लो, इस पे खुश नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान ने एक्चुअली में कुछ किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उनको ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। जब लोग को आर्थिक मार पड़ती है वही सबसे बड़ा दंड होता है। तो ये सोच समझ के करना है। अक्टूबर में इंडिया को अपना केस और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो पाकिस्तान रिमूवल फ्रॉम ग्रे लिस्ट विल हेल्प देम गिव इम्पेटस टू स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे तो वहां निवेश आने के चांसेस है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये समझाना था मेरे को आप लोग को। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि FATF क्या है, बाकी चीजें क्या है। अब जाने से पहले UPSC IAS प्रीलिम्स कम मेंस बैच जो हमारा है वो हमने लॉन्च कर दिया है। आखिरी इवनिंग बैच है, इसके फायदे आपको मैं बता चुका हूं। अगर आपको ये बैच में एडमिशन लेना है 18,999 में, तो आप यूज कर सकते हो कोड KP Live, और इसके जरिए आपको 24,499 से 18,999 में मिल जाएगा। इसके बैच कब से चालू हो रहे हैं? 14 सितंबर से इसका बैच चालू है, शाम को 6 बजे। सो ज्वाइन दिस बैच इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। अगर आप सीरियस हैं और अपने IAS बनने के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो स्टडी आई के साथ जुड़िए। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर सब कुछ क्लियर रहे। फायदे मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ PDF और कोई भी सवाल हैं आपके वो मिल जाएंगे कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।